बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपके कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आपको सर आकाश ने दिया उसका सोल्यूशन ज़रा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सवाल में बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हमजा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपको रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया आपके पास, और ये मेरे पास टैक्स एक्सपेंस भी मौजूद है। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में पीपीई बुक वैल्यू पे मतलब क्या कहते हैं नेट बुक वैल्यू पे काम चल रहा है। कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड में आपको फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स आपका अकाउंट ऑन करंट एसेट से 156 से 172 पे जा रहा है ओवर द ईयर, तो लग रहा है कुछ इसमें एडिशन हुई है हमारी। ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स में आपके पास है इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विटी में आपके पास है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, शेयर प्रीमियम को भी अगर मैं देखूं 850 से 105 पे जा रहा है, 1050 पे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अपना मैं कुछ शेयर्स इशू कर रहा हूँ। सिमिलरली 1.8 मिलियन से 3 मिलियन पे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ एडिशन आ रही होगी। रिटेन अर्निंग्स मेरे 74,500 से 142,500 जा रहे हैं सर। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि मैं साल के दरमियान मैंने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास लोन्स हैं 472 से 556 तक पहुंच गया, तो एक लोन मैंने यहाँ पे लिया। नेक्स्ट चीज़ आती है मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल ज़ीरो थे, कोई मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 150,000 के शेयर्स इशू करे। सही। अच्छा, ये होते क्या हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसको थोड़ी सी देर में जाके देखते हैं। ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स और इनकम टैक्स पेबल। ठीक हो गया जी। अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसकी देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे पार्क होनी चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट, पहली एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर हमजा लिमिटेड मेड अ 1-for-10 बोनस इशू ऑफ इट्स ऑर्डिनरी शेयर्स। इट सब्सिक्वेंटली इशूड फर्दर शेयर्स एट द मार्केट प्राइस। सर, बोनस इशू जब हम करते हैं तो हमारी एंट्री पास होती है रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही, ये एंट्री हम पास करते हैं। अच्छा, इसके बारे में इस एंट्री को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इस एंट्री का ना कैश पे कोई इम्पैक्ट है ना प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट है। सही। तो ऑल टुगेदर इस पूरी की पूरी एंट्री का कैश फ्लो पर ही कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कैश फ्लो में हर वो चीज़ जाती है जिसका या तो कैश पे इम्पैक्ट आ रहा हो या प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा हो या दोनों पे आ रहा हो। अगर कोई ऐसी एलिमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका इन दोनों में ही कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो उसका कैश फ्लो में भी कोई काम नहीं है। सही, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी शो नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस चेक करूं, शेयर कैपिटल हमारा था 1.8 मिलियन का, तो 1.8 मिलियन के ऊपर हमने 1-for-10 बोनस इशू दिए। 1.8 मिलियन अगर मेरा शेयर कैपिटल है टोटल, तो डिवाइड करूं 10 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 180,000। 10 से क्यों डिवाइड किया सर? दिस इज़ माई पार वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, 1.8 मिलियन को डिवाइड किया 10 से, 180,000 शेयर्स आए। अच्छा, 1-for-10 बोनस इशू का मतलब हर 10 शेयर पे मैं एक शेयर इशू कर रहा हूँ। हर वो बंदा जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको एक शेयर मिल रहा है। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से मैंने इन टोटल 118,000 इन टोटल मैंने शेयर्स इशू करे होंगे। ठीक। 18,000 इज़ नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मुझे शेयर कैपिटल में लेके जाना है तो इसको पार से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास इन टोटल फिगर आ गई 180,000। सर, अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो बोनस इशू और नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम ही है। इससे क्या मतलब निकलता है? सर, इससे मतलब कुछ नहीं निकलता। सिंपली एक कहानी ये हुई, आपने एक चीज़ 10 से डिवाइड करी और उसी को 10 से मल्टीप्लाई भी किया, तो वो नेट इफेक्ट कैंसिल हुआ। ठीक हो गया। तो आपको अगर कभी भी बोनस इशू निकालना हो, आप सिंपली इसका सिंपल सा तरीका है कि आपने शेयर कैपिटल बैलेंस को डिवाइड कर दें बोनस परसेंटेज से, तो आपके पास बोनस इशू की जो फिगर है वो आ जाएगी। ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा सर, मैंने बोनस इशू निकाले, इसको इनकॉर्पोरेट कहाँ करूँगा? सर, कैश फ्लो पे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, अलबत्ता शेयर कैपिटल का जब मैं अकाउंट बनाऊँगा तो उसके अंदर इसको मैं शो कर रहा हूँ। ये आ गया मेरा 180,000 का बोनस इशू। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पे चलें। An impairment review at 31st March 2015 identified a fall in the recoverable amount of certain non-current investments. सर, non-current investments की अमाउंट जो आपकी फिगर है उसमें कमी आई है। As a result, an impairment loss of rupees 12,000 was identified and written off to administrative expense. सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एक एक्सपेंस मैंने इम्पेयरमेंट का नेट किया हुआ है। सही, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये वाला एक्सपेंस
नेट हुआ हुआ है, ये ऑलरेडी एडजस्ट होने के बाद आया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, सिंस दिस इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट में से तो माइनस हुआ हुआ है लेकिन इसका कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया होगा, ठीक। कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो इसको एडजस्ट किस तरीके से करूँगा सर, इसको मैं अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ही ऐड करवा दूँगा। तो देयरफॉर मेरे कैश फ्लो के पास अगर मैं जाऊँ तो मैंने एक इम्पेयरमेंट एक्सपेंस ऐड किया 12,000 रुपीज़ का, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट होगा सर इसका, इसके अलावा सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में ये अपना इम्पेयरमेंट आई तो इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंट में ही मैं इसको क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा 12,000 को, ठीक हो गया। तो दो इम्पैक्ट इसके आए एज अ रिज़ल्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हमजा लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 2.057 million. In addition, plant and equipment with a fair value of rupees 600,000 was acquired through a long-term loan. The depreciation charge for the year charged to cost of sales was rupees 750,600 and a loss on sale of plant of rupees 55,000 was made during the year. सही, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सर इसमें एक साथ आई। अगर मैं हाईलाइट करना शुरू करूँ तो साल के दौरान मैंने 2050 की कॉस्ट के ऊपर एक एसेट ख़रीदा कैश पे करके, सही। इसी के साथ साथ मैंने 600,000 का भी एक प्लांट ख़रीदा। अच्छा सर, ये वाला जो प्लांट है इसके लिए मैंने कैश पे किया है, कैश पे किया है तो मतलब ये मेरे कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो 600,000 है इसको मैंने एक्वायर किया है, वॉज एक्वायर्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन। सर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन की तरह के मद में एक्वायर किया है तो एंट्री इसकी पास हुई होगी प्लांट डेबिट और लोन क्रेडिट, सही। सर इस एंट्री से ना ही पीएनएल पे कोई इम्पेक्ट ना ही कैश पे कोई इम्पेक्ट। प्लांट बैलेंस शीट में शो किया जाता है, लोन भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसका कोई भी इम्पैक्ट ना पीएनएल पे आ रहा है ना कैश पे आ रहा है, तो देयरफॉर कैश फ्लो के ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट मौजूद नहीं होगा। अलबत्ता इसको जब मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाऊंगा, पीपी का अकाउंट बनाऊंगा, तो इसमें ये 600,000 ज़रूर शो हो रहा होगा क्योंकि प्लांट तो परचेज़ किया है हमने, ठीक है। फिर उसके अलावा हमें दी गई है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और एक एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है जिसकी हमें लॉस ऑन डिस्पोजल वाली फिगर बताई गई 55,000 की। तो अगर मैं अपने पीपी के अकाउंट के पास चलूँ, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो सर सवाल से उठ के आ गया हमारे पास। एडिशन हमारे दो किस्म के हुए, एक हुआ था ऑन कैश और एक हुआ था ऑन लोन या ऑन क्रेडिट। तो 2,057,000 का मैंने कैश पे प्लान ख़रीदा, वो ऐड हुआ डेबिट साइड पे। सिमिलरली लोन के ज़रिए जो मैंने प्लान ख़रीदा वो भी डेबिट साइड पे आ गया। डेप्रिसिएशन की फ़िगर मुझे सवाल ने दी, क्लोजिंग फ़िगर मुझे सवाल ने दी, तो मैंने यहाँ से बैलेंसिंग फ़िगर अपनी डिस्पोजल की निकाल ली। जो सवाल ने भी बोला था कि एक प्लांट हमने डिस्पोज ऑफ किया है, एक प्लांट हमने डिस्पोज ऑफ किया है रुपीज़ 55,000 के लॉस पे। अच्छा सर, डिस्पोज ऑफ किया है अगर 55,000 के लॉस पे, तो मतलब ये वाली जो फिगर है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 55,000 तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, सेल प्रोसीड्स, जो कि यहाँ पे निकाली हुई है, सही। 441,300 का मैंने ये प्लांट सेल किया होगा, ठीक। अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ डेप्रीसिएशन पीएनएल में ऐड कर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करूँगा, तो डेप्रीसिएशन को मैंने ऐड किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने लॉस ऑन डिस्पोजल जो बुक किया था उसको रिवर्स करना है, तो 55,000 का मैंने लॉस ऑन डिस्पोजल बुक रिवर्स किया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने अपना प्लांट सेल किया है तो मतलब कैश का इनफ्लो है, ये कैश का इनफ्लो है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने सेल ऑफ पीपीई दिखाया होगा 441,300 का, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा एक चीज़ सर, मैंने प्लांट जो एक्वायर किया है 2,057,000 का ऑन कैश जो प्लांट मैंने एक्वायर किया है वो भी मैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करके दिखा रहा हूँ, सही है। सर लोन वाला प्लांट क्यों नहीं ऐड कर रहा, अगेन सर एंट्री होती है प्लांट डेबिट लोन क्रेडिट, और इस एंट्री से ना ही पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट है ना ही कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट है, तो देयरफॉर इसका कैश फ्लो के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। ये मेरा पूरा का पूरा पीपी का अकाउंट साथ हो गया। टोटल 1 2 3 और 4 एडजस्टमेंट्स थी, चारों एडजस्टमेंट्स हमने देख ली, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ट्रेड पेएबल्स एट ईयर एंड, द करस्पॉन्डिंग फिगर इन 2014 वॉज ₹5,000। सर अगर मैं अपने इंटरेस्ट ट्रेड पेएबल्स के अकाउंट के पास जाऊँ तो मेरे पास बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस है 289,600 और क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 348,500। इसके बारे में बोल रहा है कि इस फिगर के अंदर हमने अपना इंटरेस्ट पेएबल भी शामिल किया हुआ है,
मतलब दिस फिगर इज़ इंक्लूसिव ऑफ ₹5,000 एंड दिस फिगर इज़ इंक्लूसिव ऑफ ₹10,000। किसकी मद में सर? इंटरेस्ट पेबल की मद में, ये वाली भी। ठीक है जी सर, इतना मुझे पता है कि इंटरेस्ट और ट्रेड पेबल्स बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट करना अलग है, ट्रेड पेबल्स के लिए काम करना अलग है। ये हमारा रिलेट करता है कम्प्लीटली वर्किंग कैपिटल साइकिल से। इंटरेस्ट पेबल हमारा लोन की मद में आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो सर ये अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूँ, यहीं पे अगर मैं बनाऊँ अपना एक टी अकाउंट ट्रेड पेबल्स का, तो ओपनिंग बैलेंस सवाल ने जो दिया है वो दिया है 289,600 का, लेकिन इस 289,600 में 5,000 रुपीज़ ऐड हुए हुए हैं। तो सर ये 5,000 रुपीज़ इसमें नहीं बल्कि एक इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाऊंगा उसमें ऐड होने चाहिए, ऐसा है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग मुझे मिल जाएगा 5,000 रुपीज़ का, और ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस मेरा हो जाएगा इसकी जगह 284,600 रुपीज़ का। सही। फिर उसके बाद अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस देखूं 348,500 का क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास, और इसके अंदर बोल रहा है इस 348,500 के अंदर कितने शामिल किए हुए हमने? 10,000 रुपीज़ हमने शामिल किए हुए हैं इंटरेस्ट के। तो सर ये 10,000 भी इसके अंदर से माइनस होने चाहिए और शो कहाँ होने चाहिए? इंटरेस्ट पेबल के क्लोजिंग में। तो 10,000 अगर यहाँ शो करता हूँ तो ट्रेड पेबल्स का एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 338,500 रुपीज़ का। सही है जी। तो सर ट्रेड पेबल्स का जो एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस है वो 284,600 और 338,500 का है। इसी फिगर को लेके मैं पहुँचूँगा अपने कैश फ्लो के पास। तो 284,600 और 328,500 इनका मैं अगर नेट करूं तो 43,900 रुपीज़ की मेरे पास फिगर आती है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ समझ में आती है। अच्छा जी, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें सर हिट होनी है? सर अब मुझे अगर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना पड़ा तो इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास मौजूद है, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास मौजूद है। तो ये ओपनिंग बैलेंस पुट किया, क्लोजिंग बैलेंस पुट किया, एक्सपेंस मैं अपने पीएनएल से उठा के ले आया। पीएनएल ने मुझे बोला था कि 89,000 का एक्सपेंस है, तो वही एक्सपेंस मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया और एज अ बैलेंसिंग फिगर मैंने 84,000 अपने इंटरेस्ट की निकाल ली। ठीक हो गया जी। अगर कैश फ्लो के पास चलें, इंटरेस्ट एक्सपेंस 89,000 का मैंने ऐड बैक किया। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का इंक्रीज़ कहाँ से आया? सर सिंपली ओपनिंग बैलेंस एडजस्टेड बाय क्लोजिंग बैलेंस दोनों को नेट किया, मेरे पास इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ को मैंने लेस कर दिया। सिमिलरली रिसीवेबल्स के पास गया, ओपनिंग बैलेंस 244,500, क्लोजिंग बैलेंस 269,000, इन दोनों को नेट किया तो मेरे पास इंक्रीज़ इन पेबल रिसीवेबल्स आया जो कि बना 24,500, और पेबल्स का एडजस्टमेंट्स हमने इन एडजस्टेड बैलेंस को यूज़ करते हुए निकाली। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर? टैक्स पेड की अगली फिगर आई। टैक्स पेड की फ़िगर किस तरीके से निकाली सर हमने? अगर मैं टैक्स का एक अकाउंट बनाना शुरू करता हूँ, टैक्स पेबल के बारे में मुझे बोला गया है इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 350,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 300,000 का। ये मैं पहुंचा अपने टैक्स पेबल के अकाउंट के पास, ओपनिंग बैलेंस उठाया, क्लोजिंग बैलेंस उठाया, टैक्स एक्सपेंस मैं अपने पीएनएल से उठा के ले आया। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ से मैंने पेमेंट निकाल ली। अच्छा सर, इसको जब मैं कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट करने जाऊँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स की पेमेंट के अमाउंट को शो करूँगा। पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेड ही दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है सर? बाकी जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस आए थे सब में मैंने एक्सपेंस को ऐड बैक किया और उसकी पेमेंट लेस करी, लेकिन टैक्स के केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी पेमेंट को लेस किया। सर इसकी वजह ये है कि हम काम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, मतलब इस प्रॉफिट के अंदर टैक्स एक्सपेंस माइनस हुआ ही नहीं है।
तो सर जब टैक्स एक्सपेंस माइनस हुआ ही नहीं है तो ना पीएनएल में कोई मूवमेंट आ रही है ना कैश में कोई मूवमेंट आ रही है, तो कुछ रिकनसाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो देयरफॉर अगर आप काम अपना शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की पेमेंट आपने शो करनी है अपने कैश फ्लो के उसमें। ठीक। अगर आप काम शुरू करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तब आपको यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस ऐड करना होता और टैक्स की पेमेंट आप लेस करके दिखाते अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से काम शुरू करते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट, द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर हाईली लिक्विड एंड मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्लास देम एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर सिंपल सी बात बोली है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, तो मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस इन दोनों का सम होगा और क्लोजिंग बैलेंस इन दोनों का सम होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज़ इज़ हमजा लिमिटेड इशूड 150,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। सर अब आते हैं उस बात पे जिसने आप सबको परेशान किया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। सर शेयर्स को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करूं, शेयर्स हम दो किस्म के इशू करते हैं। सही, एक कहलाते हैं आपके पास ऑर्डिनरी और एक कहलाते हैं आपके पास प्रेफरेंस। ठीक। प्रेफरेंस शेयर्स को हम मज़ीद दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक कहलाते हैं रिडीमेबल और एक कहलाते हैं इररिडीमेबल। ठीक। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, इनकी कहानी क्या है, ये सर सबको मालूम है क्या होते हैं कि भाई पार वैल्यू पे होता है, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एंड ऑल दैट, तो ये हमारा इक्विटी का पार्ट बनता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँ, सर प्रेफरेंस शेयर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्यों करी जाती है, क्या इसका मोटिव क्या होता है। सर रिडीमेबल की अगर मैं बात करूँ तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये रहा, मैं एज इन कंपनी, सही, और ये रहा एक आम बंदा इन्वेस्टर, मैंने इसको जाके अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बेचे। सही। सर शेयर जैसे ही होते हैं, मैं इसको एक सर्टिफिकेट बना के देता हूँ जिसके ऊपर कंपनी का नाम आ गया और सारी जो काम की चीज़ें, और उसी के साथ साथ एक चीज़ लिखी हुई होती है कि भाई लेट से हम 5 साल के बाद, हम मैच्योरिटी डेट के बाद आपसे जितने पैसे ले रहे हैं मैच्योरिटी डेट के बाद हम वो आपको वापस कर देंगे। सही है। मतलब क्या हुआ कि सर मेरे जो प्रेफरेंस शेयर है उसका एक शेयर मेरा 10 रुपीज़ का है, अगर मैंने इस बंदे को 100 शेयर्स इशू करे तो इसका मतलब मैंने इन टोटल इससे 1000 रुपीज़ लिए होंगे। ठीक। मैंने बोला है कि मैं आपको 5 साल के बाद यही 1000 रुपीज़ वापस दे दूंगा। ठीक। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इस 5 साल के टाइम पीरियड के दरमियान मैं आपको इंटरेस्ट पे करता रहूँगा। ठीक है। ये कहानी है किसकी, रिडीमेबल की। अगर मैं इररिडीमेबल की बात करूं, सर फिर वही बात, ये रहा मैं यानी कंपनी, ये रहा मेरा इन्वेस्टर, मैं फिर से इसके पास गया, मैंने फिर से इसको प्रेफरेंस शेयर दिए, लेकिन इस मरतबा मैंने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए। सही। शेयर की कहानी बिल्कुल वही है कि सर एक शेयर सर्टिफिकेट दूंगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, मैच्योरिटी डेट लिखी हुई होगी, सब फलाना ढिमकाना इन्फॉर्मेशन होगी, एक शेयर 10 रुपये का ही होगा। लेकिन एक जो चीज़ डिफरेंट होगी वो ये कि अब मैं अपनी मैच्योरिटी डेट लेट से 5 ईयर्स, मैच्योरिटी डेट के बाद मैं आपको कैश की जगह अपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दूंगा। मतलब मैंने अगर आपसे 100 शेयर्स, आपने मुझसे 100 शेयर्स अगर परचेज़ करे तो इन टोटल आपने मुझे दिए होंगे ₹1000 रुपीज़। ठीक। तो 5 सालों के बाद मैं इस 1000 के वर्थ के ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दूंगा। सही। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में मैं 5 साल के बाद इस बंदे को कैश पकड़ा रहा हूँ, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में मैं 5 साल के बाद इसको अपने ऑर्डिनरी शेयर्स पकड़ा रहा हूँ। अगर मैं इनकी एंट्रीज डिस्कस करूँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जब मैं इशू करता हूँ तो एंट्री पास करता हूँ कैश डेबिट
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट। ठीक, एग्जैक्टली सिमिलर एंट्री यहीं पे भी पास होती है कि कैश डेबिट और रिडीमेबल की जगह बस रिडीमेबल लिख देते हैं आप, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट। सही। लेकिन सर जब मैच्योरिटी टाइम खत्म होता है, अच्छा ओवर द ईयर आप इनको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, सब काम दे रहे होते हो, ओवर द ईयर आप ये काम चलता रहता है, लेकिन जब इनकी मैच्योरिटी डेट ख़त्म होती है और पेमेंट का टाइम आता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप एंट्री पास करते हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। सही। तो सर अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो सर ये सिंपल एक लोन की ट्रांजैक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे आके मैं एंट्री पास करता हूँ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट करके इनको ऑर्डिनरी शेयर यानी सिंपली अपना शेयर कैपिटल इशू कर देता हूँ। तो सर इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो सर ये लोन की नहीं बल्कि एक इक्विटी की ट्रांजैक्शन लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं इनको अपने शेयर इशू कर रहा हूँ। तो सर देयरफॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं मेरे ये कहलाते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी आप सिंपली इनको एज अ डेट, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, एज अ लोन ट्रीट करते हो। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मेरे इक्विटी है, एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट आप इनको अपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, तो क्या चीज़ हमने कंक्लूड करी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर डेट इंस्ट्रूमेंट यानी सिंपली आर ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करता हूँ। मतलब वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के हेड में शो हो रहे होंगे। इक्विटी के हेड में जैसे हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, इसी के नीचे एक और हेड आ जाएगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। सही। और अगर मैं इसी बैलेंस शीट में अपना नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पोर्शन बनाता हूँ तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सिंपली एक प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स शो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो सर अब ज़रा वापस चलें हम अपने एडजस्टमेंट के बाद। बोल रहा है कि हमने ₹150,000 के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर मैं इशू कर रहा हूँ तो मतलब मैंने एंट्री पास करी होगी कैश डेबिट और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट। ठीक है। तो कैश का मेरे पास सर इनफ्लो हुआ तो मतलब अपने कैश फ्लो में इसको ऐड करके दिखाऊंगा इन माय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सर क्यों शो करा रहा हूँ? बिकॉज मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ। पैसा मैं लेता हूँ तो फाइनेंसिंग है, पैसा मैं देता हूँ तो इन्वेस्टिंग है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे चलें हम तो इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल। सर ये वाली एडजस्टमेंट हमने कर ली, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा एक चीज़ हमारी रह गई, सब्सीक्वेंटली इशूड फर्दर शेयर्स एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे हमने कुछ शेयर्स इशू करे। सर अगर मैं शेयर कैपिटल के अकाउंट्स के पास अपने पास चलूँ, सर इन्हीं दोनों अकाउंट को दो हिस्सों में अगर तोड़ के हम काम करें, शेयर कैपिटल का अकाउंट मैं अलग बना लूँ और शेयर प्रीमियम का अकाउंट मैं अलग बना लूँ। सर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास शेयर कैपिटल का दिया हुआ है सवाल ने 1.8 मिलियन, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3 मिलियन का। ठीक। प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 850,000 और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 1050,000। ठीक। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया था, एक बोनस शेयर्स इशू करे थे। सवाल ने मुझे पहली एडजस्टमेंट में बोला था कि बोनस शेयर्स इशू करें। बोनस शेयर्स के लिए एंट्री मैंने क्या पास करी होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट एंड माय शेयर कैपिटल शैल बी क्रेडिटेड। तो अगर मैं जाऊं अपने अकाउंट्स के पास तो यहाँ पे एक बोनस इशू शो हो रहा होगा। फिगर मैंने वहाँ से निकाली थी 180,000 की। ठीक। और इसका प्रीमियम के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहा होगा। अगर मैं
अब बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना शुरू करूं तो मेरे पास इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश आ जाएगी एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि कितनी बनेगी सर 1.8 मिलियन प्लस 180,000 माइनस 3 मिलियन 1.8 मिलियन प्लस 180,000 माइनस 3 मिलियन, मेरे पास 1020,000 आता है। ठीक है जी सर, ये मेरी फ़िगर शेयर इशू एट पार है। आपको पता है कि अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। सही, तो मतलब अगर मैंने ये पार प्रीमियम के ऊपर इशू करे हैं, जैसा सवाल ने मुझे बोला कि फर्दर इशू शेयर्स एट द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट की जो प्राइस चल रही है, प्रीमियम की जो प्राइस चल रही है, उस पर मैंने शेयर इशू करे हैं, तो शेयर प्रीमियम के अंदर भी एक अमाउंट बैठी होगी। तो सर वो कैसे निकालूंगा? सिंपली जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है इशू एट प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा, जो कि बनेगा 200,000 का। तो सर इसी एंट्री के पास जाऊं, 1.02 मिलियन मैंने शेयर कैपिटल की मद में लिए, 200,000 मैंने शेयर प्रीमियम की मद में लिए, तो इन टोटल मैंने 1.22 मिलियन के शेयर्स इशू करे हैं। सही, आप चाहें तो इसको दो सेपरेट अकाउंट्स में बनाएं, चाहें तो इसको एक ही अकाउंट में ट्रीट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का रखा, ओपनिंग बैलेंस प्रीमियम का रखा, सिमिलरली दोनों का क्लोजिंग रखा। बोनस इशू करे मैंने, बोनस इशू का शेयर प्रीमियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के अकाउंट पे इम्पैक्ट होता है, उसमें शो करा दिया। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों का इम्पैक्ट लेकर आई हुई होगी। ठीक, तो 1.22 मिलियन के मैंने इन टोटल शेयर्स इशू करे, तो वो मैंने जाके शो करा दिया 1.22 मिलियन। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर अभी हमने डिस्कस किया, 150,000 के इशू किए थे। अच्छा, पीछे हम क्या क्या चीज़ छोड़ के गए? हमने परचेज ऑफ पीपीई कर लिया, हमने सेल ऑफ पीपीई कर लिया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूँ, सिंपली एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट मैंने छोटा सा बनाया था अपना, ओपनिंग और क्लोजिंग सवाल ने मुझे दिया था। इम्पेयरमेंट मैंने 12,000 का लिखा था, और एडजस्टमेंट 7 में बोला था उसने कि इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स इज़ ₹10,000 रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो हमने छोटी सी काम करा था, ये 10 नहीं 20,000 था, 10,000 इंटरेस्ट के लिए और 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन दोनों फिगर्स को मैंने माइनस किया तो 328,500 आया। ठीक, तो मैंने ट्रेड पेबल्स में मेरी एक्विजिशन आ गई, ये मैंने कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट के अंदर मज़ीद 10,000 ऐड करा दिए। सर ट्रेड पेबल्स में यही बोल रहे हैं ना सवाल मुझे कि इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स ₹10,000 इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर, जो जिसके पैसे मैंने अपने ट्रेड पेबल्स में शो कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट जो करी है वो ऐड तो होगी, डेबिट तो होनी चाहिए, वो डेबिट करके दिखा दी। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर 18,000 मेरा इन्वेस्टमेंट का फिगर आ गया। ठीक है, तो 18,000 शैल बी शोन एज अ एडिशन। सर वो जो 10,000 जो ख़रीदे हैं वो क्यों नहीं ऐड कर रहे? सर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका कैश का इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं है। सर परचेज़ करते वक्त जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज़ करी तो मैंने पैसे नहीं दिए, तो उसको शो भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं पैसे पे करता तब मैं यहाँ पे शो करा रहा होता। ठीक है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गई, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश भी हो गया, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो गया। डिविडेंड पेड हमने कहाँ से निकाला सर? डिविडेंड पेड के लिए हमने एक रिटेन अर्निंग का छोटा सा अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंस सवाल ने दिया, क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल ने दिया। बोनस इशू हमने शेयर कैपिटल के अकाउंट में से फाइंड किया था, तो डिविडेंड का बैलेंस हमारे पास बैलेंसिंग आ गया, डिविडेंड की अमाउंट बैलेंसिंग आ गई, वो हमने ले जाके यहाँ पे पुट कर दी। इंटरेस्ट पेड सर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाया था, वहाँ से उठा के ले आए। फिर उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन कहाँ से आया? मैंने एक लोन का छोटा सा अकाउंट बना लिया। ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने दिया। अच्छा, सवाल में बोला गया था कि भाई मैंने एक पीपीई ख़रीदी है लोन पे, वॉज एक्वायर्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन। तो एंट्री मैंने पास करी होगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, तो लोन को क्रेडिट करके दिखा दिया 600,000 से। बैलेंसिंग फिगर निकली डेबिट साइड पे, तो उसका मतलब मैंने लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ करी है, तो मेरे पास से कैश गया है, तो मैंने रीपेमेंट ऑफ लोन के उसमें दोनों को नेट करके दिखा दिया। इसके बाद सर बस सवाल ख़त्म हो गया हमारा। सारी जो फिगर्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ तो मेरे पास नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहाँ से उठाऊंगा? सर सवाल ने मुझे बोला था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 100,000 प्लस 20,200 120,200 का ओपनिंग बैलेंस आया। क्लोजिंग बैलेंस तो इस वजह से मेरे पास आ गया 285,000। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 105,000
प्लस 180,000, ये मेरे पास 285,000 बन के आ जाता है। सर बहुत डिटेल में ये सवाल डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।